योग कराया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के द्वितीय दिवस पर अगले दिन पर आपके साथ हमने योग किया और हमारा मन ये है कि आने वाले समय में हम पुनः आपके साथ फिर से योग करें और इसी गति के साथ और इसी स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ हम आगे बने रहें और हमारा जो द्वितीय सत्र है वो कृषि आहार पर आधारित है और आज है 1146वां दिन योग आहार का। योग और आहार की इस कड़ी में नित्य निरंतर नए योग शिक्षक हमें योग सिखाते हैं और फिर वो योग आहार परिवार के हो जाते हैं। इसी क्रम में 1146 योग शिक्षकों का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। आज बहन पूजा जी को पुनः नमन है और आदरणीय सभी सदस्यों के माध्यम से मैं सीधे पहुँचता हूँ, प्रवेश करता हूँ द्वितीय कक्षा में और द्वितीय कक्षा आज आदरणीय हमारे भुवनेश्वर राय जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं और योगाहार परिवार के निरंतर जुड़े रहने वाले ऐसे सदस्य हैं, जो आने वाले हर पल पर नज़र रखते हैं कि हमारी खेती, हमारी कृषि की अलग-अलग दिनों पर, अलग-अलग महीनों पर क्या-क्या कार्य होने चाहिए, क्या-क्या कृषि कलाप होने चाहिए और साथ में बने हैं आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती जी, योगहार के सदस्य और आपका वैदिक कृषि पर विशेषज्ञता है। आप दोनों का संवाद आज मैं योगहार की आदरणीय सदस्यों के माध्यम से आह्वान करता हूँ आपसे। आप अपना माइक, कैमरा आप ऑन कीजिए और साथ में सबसे पहले आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती जी से ये निवेदन करता हूँ कि ये आद्रा नक्षत्र जो शुरू हो रहा है, ये आद्रा नक्षत्र क्या है? और हमारे कृषक बंधुओं के लिए, हमारी खेती के लिए कितना महत्वपूर्ण है? और साथ में आदरणीय भुवनेश्वर राय सर, आप संवाद करिएगा कि हम किस तरह से खेती, अपनी कृषि को आगे बढ़ाएँ, कृषि कार्य को आगे बढ़ाएँ। तो सबसे पहले आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती सर, आपका स्वागत है और ये बात है कि 8 बजे तक हम इस सत्र को चलाएँगे। आधे घंटे की संवाद के बाद अन्य सदस्यों के प्रश्न भी हमारे पास आएँगे। जी, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद दिनेश जी। सभी सदस्यों को, सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को सादर प्रणाम। और आज सर्वप्रथम हम कृषक बंधुओं से ये कहना चाहते हैं कि कृषि कार्य के लिए पूरे वर्ष में आज का दिन जो है वो सर्वोत्तम होता है। सर्वोत्तम और सर्व महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आज के दिन सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है। इस बार 2024 में ये प्रवेश करने का समय रात को 12:30 बजे के करीब था, मतलब 21 तारीख, कल की रात और आज के तारीख में 22 तारीख में, परंतु 21 तारीख की रात को तो सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश का मतलब ये है कि ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य, और आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद वर्षा ऋतु का प्रारंभ, आज से वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। आज के पहले जो भी वर्षा होती है उसको प्री मानसून कह सकते हैं। मानसून की वर्षा जो है भारतवर्ष में आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश करने के साथ शुरू होता है और करीब 13 दिन तक सूर्य एक नक्षत्र में रहता है। 27 नक्षत्र हैं, तो 365 दिन को अगर हम 27 से भाग करें तो कुछ ऐसी संख्या आती है। सूर्य एक नक्षत्र में 13.20 अंश रहता है। 13.20 अंश जो है वो 360 को अगर हम 27 से भाग करें तो 13.20 अंश होता है। तो एक नक्षत्र का जो एरिया होता है, नक्षत्र का जो एरिया होता है वो 13.20 अंश होता है
और सूर्य को उस नक्षत्र को गोचर करने के लिए करीब उतने ही दिन का समय लगता है। मतलब 365 से अगर हम 27 को डिवाइड करें तो 13 दिन और कुछ घंटे का समय होता है। तो आज से ये प्रारंभ होके 22 तारीख से प्रारंभ होके ये 5 तारीख तक सूर्य इसमें रहेगा। ये जो समय है कृषि कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षा का प्रारंभ होता है और इस नक्षत्र में सूर्य के इस नक्षत्र में गोचर करते हुए विभिन्न स्थानों में जी अलग-अलग दिन, अलग-अलग समय, अलग-अलग दिन जिस समय चंद्र का गोचर अलग-अलग नक्षत्रों में हो रहा है, उसके अनुसार जिस स्थान पर जैसी वर्षा समय दिन के जिस समय दिन में रात्रि में प्रातः या सायंकाल जिस भी समय में वर्षा हो रही है, उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि आगामी महीनों में जो वर्षा ऋतु के जो आगामी माह हैं, उनमें इन्हीं नक्षत्रों में जब चंद्र का गोचर हो रहा है, तो वर्षा होने की पूरी संभावना रहती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस नक्षत्र में सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करते हुए जैसी वर्षा होती है, उस अगर कम वर्षा हो रही तो आप ये समझिए कि आपके क्षेत्र में पूरे वर्षा ऋतु में वर्षा की मात्रा कम रहेगी, और अगर अच्छी वर्षा हो रही है तो आप उसी हिसाब से अपने फसल का चयन, फसल के लिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी फसल कैसी होगी। अच्छी वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। जिन स्थानों में इस समय में वर्षा कम हो रही है या होती है, उनको ऐसी फसल नहीं लेना चाहिए जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, अगर सिंचाई के साधन नहीं है। और अगर सिंचाई के साधन हैं भी, तब भी आप ऐसी फसल लें जिसमें कम पानी की ज़रूरत होती है। जैसे दलहन की फसलें होती हैं, उनको कम पानी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए तूर है, सोयाबीन है, जिनको ज़्यादा पानी, लेकिन धान की फसल जो है उसको पानी की ज़रूरत होती है। तो ये भुवनेश्वर जी इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार में बताएँगे। मेरा फ़ोकस जो है मैं केंद्रित करूँगा नक्षत्रों के ऊपर, इस आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर। जी, जी। बहुत ही बहुत ही सुंदर और आद्रा नक्षत्र की शुरुआत हो चुकी है और मैंने जब आदरणीय हमारे मार्गदर्शक आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से जब बात कर रहा था, तो परसों मैं बात कर रहा था कि देहरादून और उत्तराखंड में बहुत गर्मी पड़ रही है। उसी समय पर उन्होंने बताया कि नहीं मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे इतनी जलन है, तो कह रहे थे कि नहीं अब मौसम आर्द्र होने वाला है क्योंकि आर्द्रा आने वाली है। तो कुल मिलाकर के भारत की सभी भूभाग पर बारिश की शुरुआत हुई है और ये मौसम आर्द्र हुआ है। मौसम आर्द्र हुआ है और एक खुशनुमा माहौल किसानों के लिए भी, हमारे खेतों के लिए हुआ है और मैं इन्हीं बातों के साथ आदरणीय भुवनी सराय के जी आपके पास आता हूँ और कृपया आप मार्गदर्शन करिएगा कि किस तरह से हम अब इस समय में, जबकि हमने जून का माह लगभग आधा पार कर दिया है, हम जुलाई की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ में खेती किसानी में क्या-क्या क्रियाकलाप हम करें ताकि हम सुगमता से अपनी खेती को आगे बढ़ाएँ। आदरणीय भुवनी सराय सर। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। सबसे पहले तो आज की योग शिक्षिका पूजा जी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आज योग का कार्यक्रम संपन्न कराया और साथ में आज के हमारे मुख्य वक्ता सुजीत कुमार जी, उन्होंने आर्द्रा नक्षत्र के बारे में बताया। जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि आज से ये शुरू हो रहा है, जून के करीब चौथे सप्ताह में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और बारिश का समय भी आ गया है। इस तरह से इसको वर्षा ऋतु भी हम बोल सकते हैं। और इस समय जो खेती का कार्यक्रम है, खासतौर से जैविक खेती, प्राकृतिक खेती जो लोग कर रहे हैं या जो लोग और भी खेती कर रहे हैं, उन सब के लिए ये जो
समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनका खेत अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और अगर धान के बाद बारिश नहीं हुआ है, उनका खेत बिल्कुल कठोर था, और जहां जहां बारिश हो रहा है वहां तत्काल एक गहरी जुताई की आवश्यकता है। गहरी जुताई हो जाने के बाद तमाम कुछ ऐसे हमारे कीड़े मकोड़ों के अंडे होते हैं जो मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, और फिर जब धूप होता है तो वो मर जाते हैं, जो हमारे आने वाले समय में बहुत लाभदायक होगा। इसके अलावा जो लोग धान की खेती करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं, उनका नर्सरी तैयार होने के कगार पर होगा। बहुत जगहों पर शुरुआत हो चुका है, धान की रोपाई शुरुआत हो चुका है। कुछ जगहों पर अभी लेट है, जहां वर्षा के हिसाब से लोग खेती करते हैं वहां पे अभी लेट है। जैसे हमारे झारखंड वगैरह में जब बारिश शुरू होता है तब वो लोग नर्सरी गिराते हैं, तो उनके लिए भी अभी टाइम है, वो थोड़ा लेट जुलाई के लास्ट तक रोपाई करते हैं। लेकिन असली टाइम जो होता है धान की रोपाई का, वो अब यही माना जाता है कि जून के लास्ट से हम शुरू करके और जुलाई के मिड तक हम उसकी समापन कर दें। जैसा कि पंजाब में यही टाइमिंग है, पंजाब के लोग ऐसा करते हैं, और पश्चिमी यूपी से लेकर के, चूंकि हम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के रहने वाले हैं, हमारे कुशीनगर में भी धान की रोपाई शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले तो देखना ये होगा कि कौन सी फसल किस तरह से हम लगाएं, जहां पे पानी पर्याप्त मात्रा में होता है, जहां पे नहरों की सुविधा ठीक ठाक है, बोरिंग से पानी पर्याप्त निकलता है, बिजली की व्यवस्था है, सब साधन संपन्न है, वहीं पे ज्यादातर धान की खेती होती है। जहां पे पानी की कमी है वहां पे लोग फिर इसके अलावा जो चीजें हैं जो खरीफ ऋतु में उगाई जाती हैं, जो दलहनी फसलें हैं, मक्का हो गया, और भी जो भी फसलें हैं वो अपना लगाते हैं। मुख्य रूप से अब इस समय किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, उनका जो भी उन्होंने अपना खाद कंपोस्टिंग किया हुआ है, गोबर की खाद उनके पास जो है, कंपोस्ट खाद बनाए हैं, वो सब अगर उनका खेत इस समय खाली है, और अगर नहीं भी खाली है तो भी वो अपने खेतों में पहुंचा दें। जो लोग अपने खेतों में ढैंचा लगाए हुए हैं उनका भी अब टाइम आ गया है कि अब उनकी फसल अगर 35-40 दिन के आसपास हो गई है, तो ज्यों ही उनका बारिश होगा और रोपाई करने से एक सप्ताह पहले ही वो उसकी पलटाई करना शुरू कर देंगे, खेत में जुताई करना शुरू कर देंगे। और जो लोग ढैंचा नहीं लगाए हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मूंग की खेती होती है, उनकी मूंग भी अब करीब करीब तैयार होगी, कटाई चल रहा होगा। वो लोग भी अपने अपने खेतों में गोबर की खाद जो भी आपके पास उपलब्धता है उसको इस समय पहुंचा दें, नहीं तो बारिश आने के बाद फिर उसको पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। और ज्यों ही आपका ये लगे कि अब मौसम ठंडा हो गया है, उसको तत्काल बिखेर करके और मिट्टी में मिला दें। जो सबसे मुख्य काम है वो ये है। उसके बाद फिर आप जुताई, खेत खाली है तो जुताई भी कर लें, अगर नहीं भी खाली है तो भी आपको, अगर ढैंचा भी है तो भी जुताई करना ही है, और अगर मूंग का है तो भी उसकी कटाई करने के बाद भी आप जुताई कर लें। मुख्य रूप से फिर हम क्या करेंगे कि धान लगाने की तैयारी करेंगे, और हम उन किसान भाइयों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि वे किसान भाई जो पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, बागवानी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय होता है। इसी समय बरसात के सीजन में ही हम ज्यादातर पेड़ की जो पौधे की रोपाई होती है
पौधे लगाते हैं वो बरसात के सीजन में ही लगाते हैं, और उनके लिए अच्छा समय है कि अगर वो जहाँ-जहाँ उनको पौधे लगाना है, तो वहाँ उस हिसाब से गड्ढा ज़रूर बना लें। कभी-कभी क्या होता है कि लोग नर्सरी से पौधे लाते हैं और डायरेक्ट अपने खेतों में उसी दिन गए और उसी दिन गड्ढा खोद करके लगा देते हैं, और फिर वो पौधे जो है ज़िंदगी भर एक उतना जिस तरह से चलना चाहिए, उस तरह से नहीं चल पाते हैं। तो एक गड्ढा खोदना पौधे के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बड़ा पौधा लगा रहे हैं, अमूमन अगर फलदार पौधे अगर लगा रहे हैं, तो 1 बाई 1 के गड्ढे आपके रहते हैं, और उस गड्ढे को खोद करके और फिर उसकी फिलिंग भी कर लें, उसकी भराई भी कर लें। भराई में भी आप जैसा कि जानते हैं कि वही मिट्टी रहेगा, फिर आपका कंपोस्ट की खाद रहेगा, गोबर की खाद रहेगा मिला हुआ, फिर कुछ कीटनाशक के लिए आप नीम की खली वगैरह, और फिर अगर आपके पास जिप्सम वगैरह उपलब्ध है, थोड़ा-सा बालू, अगर आपकी खेत इस तरह का है कि मान लीजिए मटियार है, तो उसमें कुछ बालू का अंश, इस तरह से सारा चीज़ मिला करके और उसकी भराई कर दें। भराई जब कर देंगे तो फिर बारिश होगा, बारिश में वो गड्ढे में पानी चला जाएगा और धीरे-धीरे वो बैठ जाएगा, और फिर आप जुलाई के आसपास उसको जो है, जब बारिश होने लगेगी, उसी समय जब आप पौधे की रोपाई कर देंगे, तो अमूमन मानिए कि आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर पौधा जो है ऐसे चल पड़ेगा। फिर जब आगे वर्षा खत्म होगा और फिर जब ज़रूरत पड़ेगा पानी की, तभी आपको पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फलदार पौधे जो है अच्छा चलते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी काम है जो इस समय हमको करना है। धान की रोपाई के लिए जब आप धान की रोपाई करने जाएंगे, तो सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आपका खेत चाहे जिस भी लेवल पर है, अगर आप जैसे कहीं-कहीं ऐसा है, जैसे झारखंड में है, बहुत ऊंची-नीची ज़मीनें हैं, वहाँ बहुत लेवल करना संभव नहीं होता है, लेकिन जितना ही है उतना ही में आप अपने खेत की मेड़बंदी चौकस रखें, ताकि जितना ही में आपका छोटा अगर प्लाट है, तो भी उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में लगे। अगर आप मैदानी क्षेत्रों में हैं, तो निश्चित मानिए कि आप अपने खेतों की लेवलिंग सबसे ज़रूरी है, और जितना ही अच्छा खेत की लेवलिंग रहता है, उतना ही आप धान की खेती या मेरा मानना है कि कोई भी फसल जो है बहुत अच्छा आप लगा सकते हैं। अगर लेवलिंग है और फिर चारों तरफ मेड़बंदी आपकी ठीक-ठाक है, तो बारिश का जितना भी पानी आएगा, वो आपके खेत में ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, और फिर आपको सिंचाई भी कम करना पड़ेगा, और फिर उसमें खरपतवार भी कम होंगे। ये सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। अब जहाँ पे धान की रोपाई शुरू होने जा रहा है, पडलिंग बड़ा आवश्यक है, और पडलिंग में जो मेरा अनुभव रहा है, 2 बार जो लोग पडलिंग करते हैं, उनका खेत में खरपतवार नियंत्रण में बहुत अच्छा मिलता है। जैसे एक बार आपने पानी भर करके पडलिंग कर दिया, और फिर 2 दिन के बाद उसी खेत में एक बार और ट्रैक्टर चलवा दिया, तो वो बहुत अच्छा तरह से पडलिंग हो जाता है। जैसा कि मैं पंजाब में देखा हूं, पंजाब के किसान एक बार ये 2 बार पडलिंग जरूर करते हैं, और फिर उनका मेड़बंदी इतना फाइन रहता है कि धान की रोपाई के बाद 1 सप्ताह 10 दिन तक लगातार पानी रहता है, और इसी का कारण है कि वो खैर केमिकल दवा भी डालते हैं उसमें, लेकिन अगर न भी डाला जाए और पानी 1 सप्ताह 10 दिन तक रख लिया जाए, तो निश्चित मानिए कि आपका खरपतवार का नियंत्रण काफी हद तक हो जाएगा। जैसा कि जैविक खेती में हमको करना भी है कि खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, तो ये उससे हो जाता है। और उसके लिए एक चीज और जरूर होता है कि जब आपकी धान की रोपाई जिस समय हो रहा हो, उस समय अपने खेत में एक लेबर एक्स्ट्रा कर दीजिए, और वो लेबर केवल आपके खेत के चारों तरफ मेड़बंदी जो है हुआ है, उसमें खेत की ही मिट्टी काट करके एक बार जिस तरह से लेपन लगा दें, उस तरह से लगा दें,
तो इससे ये होता है कि इतनी गर्मी के सीजन में मेड़ों के अंदर तमाम चींटियां जो हैं उसको चाली रहती हैं। तो जब पानी आता है उसमें, फिर धीरे धीरे रिस करके आप अपने घर पे सोए रहेंगे और फिर वो रात में पूरा पानी निकल जाएगा। फिर आपको दूसरे दिन जाके ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा, अगर ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है तो फिर नहर से पानी निकालना पड़ेगा, फिर बारिश की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था बना दें कि रोपाई में जितना पानी आपने डाला वो पानी बिल्कुल आपके खेत के बाहर ना जाए, वो पानी आप उसमें रखे रहें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो भी आपका खाद वगैरह है सब मिला करके, जुताई करके, पडलिंग करके आप अपने नर्सरी को खेतों में रोपाई करें। और फिर जो नर्सरी है उसको भी मैं कहूँगा कि 20 से सीड ट्रीटमेंट, उसका जो है ट्रीटमेंट जरूर कर दें उस पौधे का। उसके लिए भी आप बीजामृत का बना करके और एक छोटे से ड्रम में वैसे रखे रहें और उसकी जड़ों को नर्सरी निकालते समय निकालते जाएं, उसमें डालते जाएं और कुछ देर तक उसमें रखने के बाद उसको फिर निकाल करके खेतों में रोपाई करते रहें। निश्चित मानिए कि आपका काफी बेनिफिट होगा। जहां तक खेती में कुछ चीजें, काम तो सब लोग करते हैं, सारे किसान काम करते हैं और सब लोग उसका बेनिफिट भी लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जो लोग थोड़ा सिस्टम से काम करते हैं उनका पैदावार अन्य की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है और उनको परेशानी भी कम होती है। मैं अपना उदाहरण दूं कि हमारे वहां गन्ने की खेती, कुशीनगर में गन्ने की खेती बहुत मतलब लार्ज स्केल पर होता है और बातें बहुत होती हैं कि आप से ट्रीटमेंट करिए, आप ये करिए, लेकिन बस 2 लेबर की वजह से 2 लेबर एक्स्ट्रा उसमें लगते हैं और वो कोई नहीं करता। एक बार जब मैं थोड़ा सा उस समय मैं केमिकल की कंपनी में था और संजोग से मैं घर पे था और गन्ने की बुआई 2 एकड़ में चल रही थी, तो मैं सोचा कि इसको सीड ट्रीटमेंट जरूर कराऊं और 2 एकड़ में बॉबिस्टिन था मेरे पास उस समय और एक केमिकल वो इंसेक्टिसाइड भी था, तो उसका तो मैंने स्प्रे बाद में करवा दिया। उस समय केमिकल की खेती में ज्यादातर गन्ने में केमिकल की खेती होती है। तो बॉबिस्टिन से बस 2 लेबर लगे और वो पानी की व्यवस्था भी थी, घोल करके सब जो है जितनी भी टुकड़े थे उसमें डलवाता गया और उसको फिर आगे बढ़ाता गया और बड़े आसान से, कोई नहीं समझ पाया कि मतलब इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मात्र 2 लेबर लगे, वो डालते गए, उसको निकाल करके फिर आगे बढ़ाते गए। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो सारे लोग चौंक गए। मतलब जो पहले जर्मिनेशन का परसेंटेज हुआ करता था, लोगों को देखते थे और उस परसेंटेज को देख करके उनको लगा कि वास्तव में ये एक जो काम है वो बहुत ही अच्छा है। तो कहीं कहीं पे निश्चित रूप से थोड़ा सा आपको, जैसे सी ट्रीटमेंट का काम है, इसमें थोड़ा सा 10 मिनट 20 मिनट का समय लगता है, एक आध लेबर ज्यादा लगते हैं, लेकिन इस काम को जो है आप जरूर कर लें। एक चीज और छूट रहा है कि इसी समय का समय है कि मिट्टी का आपको देखना है कि आपके खेत की पोजीशन क्या है, आपका खेत खाली है, मिट्टी का परीक्षण जरूर कर लें, करवा लें, उसका मिट्टी का सैंपल ले लें अपने निकटतम। जैसे हमको लग रहा है कि ज्यादातर तो लोग ऐसे हैं कि जो इसमें अपने आप कर लेते हैं, जिनके पास पहले से है, नहीं भी है तो सारे लोग केवीके में जा करके, जहां भी आपका जिला स्तरीय हेडक्वार्टर है वहां करके करवा के जरूर देख लें। और अगर आपका खेत फिर फिट फाट है, आपका ऑर्गेनिक कार्बन गुड है, बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आप के लिए बहुत अच्छी बात है। जो जैविक खेती की शुरुआत है, जो मेरा अब तक का अनुभव है वो बस इतना ही है कि जो लोग 100%
केमिकल की खेती किया करते थे और वो उनको कहीं से प्रोत्साहित किया गया कि आप जैविक खेती शुरुआत करें, आप प्राकृतिक खेती शुरुआत करें और वो बिना अपने किसी तैयारी के आए सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह बंद कर दिए और फिर उस पे आगे बढ़े और फिर वो उनका जो मनोबल था वो गिर गया। क्योंकि निश्चित मानिए कि अगर आप वो केमिकल खेती कर रहे हैं, आपके खेत में कई सालों से कोई गोबर की खाद, कोई कंपोस्ट इस तरह का नहीं पड़ा हुआ है, तो खेत में ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल कम हो जाता है और ऐसे व्यवस्था में, ऐसे समय में आप जितना न्यूट्रिशन डालते हैं उतना ही आप पैदावार लेते हैं। मैं इसके पहले टाटा केमिकल्स में था तो एक प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे थे, उसमें ये था कि हम कितना न्यूट्रिशन दे करके कितना पैदावार ले सकते हैं। तो जितना वैरायटी का यील्ड की कैपेसिटी था उतने पर कैलकुलेशन करके और उस हिसाब से उसमें फर्टिलाइजर डाल करके और फिर वो फर्टिलाइजर डाला जाता था और सारी चीजें की जाती थी समय समय पर और वो उसके अच्छे रिस्पांस में मिलते थे। जितना उसकी कैपेसिटी थी वैरायटी का उतना यील्ड करीब करीब मिल जाता था। तो ये जब काम होता है जब बिल्कुल आपके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है और उस समय डायरेक्ट उसको रोक करके फिर आप जैविक पर जाते हैं बिना किसी तैयारी का, बिना किसी गोबर की खाद आप डाले हैं, आपके खेत का ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ा है और फिर जब आप शुरू करते हैं तो आपका पैदावार उसी समय डाउन हो जाता है। जब डाउन होता है तो फिर आपका मनोबल उसी समय टूट जाता है और फिर आप दूसरे साल ही फिर बंद कर देते हैं, जैसा कि ज्यादा केस में यही हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि आप शुरुआत में जब भी करें, जैसे कि इसी कक्षा में पहले हमारे अशोक जी जो बहुत बड़े लैंड लॉर्ड हैं और काफी कायदे से खेती करते थे, इन लोगों की समस्या इनकी थी कि बातें बहुत होती हैं लेकिन वास्तव में हम पैदावार उतना नहीं ले पाते हैं। लेकिन आज वो जहां तक मुझे मालूम है कि करीब करीब अपने पैदावार से संतुष्ट हो चुके हैं। मैंने धीरे 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 शुरुआत में, खैर धान में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, गेहूं में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन गेहूं में भी जब ऑर्गेनिक कार्बन ठीक ठाक हो जाता है और फिर आप प्रोम वगैरह का प्रयोग करके और एजेटोबैक्टर वगैरह सारा चीज इसमें बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग जब कर लेते हैं और फिर आप ये जीवामृत वगैरह समय समय पर डालते रहते हैं तो निश्चित मानिए कि पैदावार आपका फिर ठीक ठाक होने लगता है। और जब जैविक खेती में पैदावार ठीक ठाक होने लगेगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर आप मार्केटिंग भी कर लेंगे। कोई भी चीज का जब आप शुरुआत करेंगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस एक हौसला रखने की जरूरत है और हौसला इस तरह का हो कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको कोई शर्मिंदगी ना हो। अगर आप किसान हैं तो आप गर्व के साथ कहें कि मैं किसान हूं। आपके पास अगर सब्जी है तो ये नहीं कि आप दरवाजे पर ही बेच दें। अगर आपको मार्केट में पहुंचाने में अच्छा कीमत मिल रहा हो तो आप मार्केट में जरूर पहुंचवाएं, अपनी गाड़ी से पहुंचवाएं, अपनी व्यवस्था करके पहुंचवाएं। जैसा कि आप देखते हैं आप लोग शरद वर्मा जी का, कि उनको समय समय पर मार्केट में जाते हैं मॉर्निंग में और जब रहता है तो उस समय भिजवाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बड़े किसान हैं, बिल्कुल व्यवस्था के साथ जाते हैं, अपना सब करते हैं। वो चाहते तो फिर वो अगर काम नहीं करते तो घर से बेचते और अपने खेत में बेचते, तो जो चीज मार्केट में 20 रुपया किलो वहां पे बिकता वो घर से 10 रुपया किलो बिकता और पूरा 3 महीने 4 महीने परिश्रम करके 10 रुपया किलो लेते और फिर अगर वहां पहुंचा देते हैं तो वही जो है दूना हो जाता है। इसी तरह से मेरे वहां भी पहले मैं देखता था कि धान की खेती हमारे वहां बड़े पैमाने पर होती है और गांव में 2 ऐसे लोग थे जो सब लोगों का धान खरीदते थे और फिर वही लोग जाकर के सरकारी दुकानों पर बेच देते थे, जो सरकार की व्यवस्था थी। और जितने किसान हैं सबके पास 100 कुंटल
150 कुंटल, 50 कुंटल इस तरह के धान की वो रहता था, और सब में से 400-500 रुपया कुंटल वो बड़े आराम से बचाल करके और केवल 2-3 दिन की मेहनत से वो कर लेते थे। आज के दिन में वो दोनों लोग 4 व्हीलर से चलते हैं और बड़े अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, केवल एक ही गांव के वो करने से। मेरे वहां भी वही होता था। मैं भी इसको एक बार समय से घर जा गया हुआ था और फिर वही बात मेरे वहां भी हो रही थी। मैंने इसका विरोध किया। उसमें कुछ दिक्कतें थी कि नहीं, ये सरकारी चीज पर ऐसे हरा धान आया हुआ है कंपाइन से कट करके, ये नहीं जाएगा, इसको सुखाना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, सुखवा देते हैं। उसकी सुखाने की व्यवस्था कर दिए। फिर बात हुआ कि नहीं, इसको उतना साफ नहीं है जितना वो लोग लेते हैं। हमने कहा ये भी करा देते हैं। वो हो गया और फिर वो जो है बड़े आराम से वहां गया। और आज के डेट में तब से हमारे अगल बगल और सारे लोग जितने लोग हैं, क्योंकि मैं उस समय पीजीएस का हमने एक ग्रुप बनाया था अपने गांव में, और वो सारे लोगों को करके और वहां बिकवाने लगा। एक हमारे वहां जी साहब मसूरी की वैरायटी। जी 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 आदरणीय, आपने बहुत ही सलीके से ये बताया है कि हमें सॉइल ट्रीटमेंट हम जब कर चुके हैं तो अपनी खेती की स्थिति को हमने पता कर दिया है। उसके बाद अब खेत में जल प्रबंधन का बहुत ही सूक्ष्म बात आपने बताई कि जो चींटियां हैं वो हमारी मेड़ों को कहीं सुराख न कर दें रातों रात। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि जो हम सिंचाई का पानी है वो कहीं छोटे छोटे सुराखों से स्वाहा ना हो जाए और हमारे खेत सूखे न रह जाएँ। और साथ में आपने सीड ट्रीटमेंट की बात की और आगे की बात की कि जब ये सब कार्य हम करते हैं, तो हम मार्केटिंग की में पहुँच जाते हैं और अच्छी व्यवस्था के साथ अच्छी जो वांछित हमें आय है या मूल्य है, वो मिल सकता है। दूसरी तरफ हमने आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती जी से सुना कि ये शुरुआत हो चुकी है वर्षा ऋतु की एक तरफ से और बारिश के अनुसार ही हम अपनी फसलों की बुआई का या अपने फसलों की का चयन करें। जहाँ अच्छी वर्षा है उसके अनुसार या फिर जहाँ कम वर्षा है उसके अनुसार ही फसलों का चयन करें। मैं पुनः आदरणीय चक्रवर्ती जी के पास आना चाहता हूँ और क्योंकि 2-3 दिन पहले आप बता रहे थे कि जब बुआई करें तो पूरब से पश्चिम या इस तरह से आपने बात करी थी। क्या जब हम धान की रोपाई करते हैं, तो जो हमारी जो वैदिक परंपरा है, प्राचीन कृषि परंपरा है, क्या हम पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की तरफ कर सकते हैं या किस तरफ से कर सकते हैं, ताकि हमारी जो आने वाली जो पौध है, वो अच्छे स्वस्थ हों और उससे होने वाला उत्पादन वो अच्छा हो? आदरणीय चक्रवर्ती जी। धन्यवाद दिनेश जी। मैंने जो बताया था वो ये था कि कोई भी फसल हो, उसकी जो पंक्ति है वो पूरब से पश्चिम निकालनी चाहिए। पूरब से पश्चिम निकालने से सभी पौधों को शुरू से लेकर अंत तक समान रूप से सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है, सुबह से शाम तक। और सुबह का जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है पहले आधे दिन का, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसी में सारे कार्यक्रम पौधे की कोशिकाओं के अंदर होते हैं। जी, जी आदरणीय। और आपकी इसी बात को लेकर के कि जो पौधों की रोपाई का जो जो डायरेक्शन है, क्या कहना होगा आदरणीय भुवनेश्वर राय जी का कि हम जब आप प्रैक्टिस करते हैं जैविक खेती की, तो कैसे हम ध्यान रखते हैं कि पूरब से पश्चिम सही है या फिर कहीं से हम शुरू करें या कोई आपका मार्गदर्शन हो इस बात पर या आपकी टिप्पणी हो तो? जी। जी जी आदरणीय, जैसा कि सुजीत जी ने बताया, देखें पहले भी आप देखेंगे सारी व्यवस्थाएं जो पहले से बनी हुई हैं। हमारे जो किसान भाई थे पहले के, वो खुद बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। सूरज का प्रकाश पूरब से पश्चिम की जो लाइनें होती हैं उसमें ज्यादातर रहता है। दूसरी बात यह है कि जब हवा चलता है तो ज्यादातर तेज हवाएं जो होती हैं वो पश्चिम से पूरब चलती हैं। तो उस समय भी अगर आपकी लाइन से में
फसल है, तो बीच में जो जगह होती है उससे हवा क्रॉस कर जाता है और ये पौधे गिरने से बच जाते हैं। तो ये जो मुख्य 2 कारण हैं कि एक तो सूरज की रोशनी पर्याप्त पड़ती है और दूसरा तेज हवा चलने के बाद वो हवाएं क्रॉस कर जाती हैं, जैसे कि धान के में भी है, अगर धान में, अरहर में आप ले लें, गन्ना में ले लें, ये सारी जितनी भी बड़ी फसलें, खड़ी फसलें हैं जो लंबाई में ज्यादा होती हैं, मक्का ले लें, ये सबका जो है, जो आप जब देखेंगे किसानों के खेत पे जाकर के, तो अगर उनको नहीं भी आभास है तो भी वो पश्चिम से पूरब ही ज्यादातर पहले से ही बनाते चले आ रहे हैं। उसका यही कारण है कि सूरज की रोशनी भी पड़ता है और हवा का संचार भी दोनों तरफ से बढ़िया होता है। जी धन्यवाद। हाँ, जी बीच में एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मैं जो नक्षत्र के बारे में बात कर रहा था उसके बारे में 2-3 बिंदु जो है वो रह गया था। आर्द्रा नक्षत्र जो है वो छठा नक्षत्र होता है, तो उसके पहले जो 5 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। तो आर्द्रा नक्षत्र के ठीक पहले रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र में काफ़ी गर्मी रहती है। उसके पहले जो कृतिका नक्षत्र है उसमें भी गर्मी रहती है। तो ये प्रकृति का नियम है कि जो ये शुरू के जो 5 नक्षत्र है उसमें गर्मी होती है और उसके वजह से जो कीट पतंगों की बात हो रही थी, उनके अंडों की बात हो रही थी, उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है और उनका जो जीवन चक्र होता है उसमें कमी आती है, उनकी संख्या में कमी आती है। इस तरीके से एक प्राकृतिक रूप से एक कंट्रोल होता है और इसीलिए उस समय तक इंतज़ार करना ज़रूरी है, ना कि जल्दबाजी में हम काम करें और खेती, जैसे आजकल तो सब किसान जो है, हमने देखा कि मई के महीने में, जून का महीना भी नहीं, मई के महीने में ही शुरू कर देते हैं और जिनके पास पानी का साधन है, सिंचाई का साधन है, वो अपना कार्य शुरू, वो प्रकृति के अनुसार नहीं है। दूसरी बात ये है कि आर्द्रा नक्षत्र आज से जैसे सूर्य ने आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश किया है, तो इसका मतलब ये कि करीब पूरे भारतीय भूखंड को अगर लें तो 50% भारत का जो भूखंड है वहाँ पे मानसून पहुँच गया है और ये नक्षत्र के समाप्ति तक पूरे भारतीय भूखंड में मानसून प्रवेश कर जाता है, मानसून की वर्षा शुरू हो जाती है। जैसे हमने होता है कि 5 जुलाई तक है, तो 5 जुलाई तक पूरे भारत के सभी जगहों पर मानसून की वर्षा शुरू हो जाती है। तो ये जो समय अंतराल है नक्षत्र का, आर्द्रा नक्षत्र का, उसमें हमें समझ में आ जाता है कि कहाँ पे कैसी वर्षा इस वर्षा ऋतु में होने वाली है। इस नक्षत्र में जब जिस क्षेत्र में अलग-अलग दिनों में अलग-अलग जब चंद्र का गोचर हो रहा है अलग-अलग नक्षत्रों में, इसके ऊपर हमने हमारे यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ है। इसके पहले भी हमने बताया, उसको मैं भी फिर से अनुरोध करता हूँ कि वो वीडियो को आप लोग विस्तार में देखें और इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है हमको पूर्वानुमान लगाने के लिए कि आगामी जो माह है, महीने वर्षा ऋतु के, उसमें कैसा मौसम रहेगा, कैसी वर्षा होगी और उसके हिसाब से हमारी फसल पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। और उसमें हमने जो श्रृंखला में जो चौथा वीडियो है उसमें हमने थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी बात किया कि जो समस्याएं होती है खेतों में वर्षा ऋतु में, कीट पतंगों की, रोग की या बाकी जो समस्या होती है, वो समस्या का आधार क्या है, वो समस्या को समझना जरूरी है। क्योंकि अगर कीट लग रहे हैं, रोग लग रहे हैं या कोई भी समस्या दिख रही है, तो हम उसके समाधान को तब तक नहीं सही समाधान कर सकते, उसका निवारण नहीं कर सकते जब तक हमें समस्या के जड़ का पता नहीं चले। तो वो आप वीडियो देखें, तो उसमें हमने थोड़ा सा उसके ऊपर बात किया है। दूसरी बात ये कि हमने धान के लिए, जैसे क्योंकि इस मौसम में, खरीफ में सबसे महत्वपूर्ण फसल जो है वो धान की फसल होती है और वो पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो हमने दिया हुआ है, जो आप देखें। और आज के दिन, आज पूर्णिमा है,
आज के दिन धान की बुआई करनी चाहिए, या जिनके पास नर्सरी तैयार है उसकी रोपाई करें तो सबसे अच्छा है। इसके अलावा पूर्णिमा के बाद से लेके अमावस्या तक का जो समय है वो उसमें आप अलग-अलग फसलों की बुआई कर सकते हैं, जैसा आपके यहाँ पे जैसा वर्षा होता है उसके हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। यही 2-3 बिंदु जो मैं कहना जी, चाह रहा था। जी, इसके जी, साथ पंचांग की जो बात है, दिनदर्शिका के बारे में भी हमने बताया था, वो उपलब्ध है, उसका हमने गूगल फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन हमने इसका फ़ेसबुक में भी डाला, इंस्टाग्राम में भी डाला, वहाँ से तो रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य है कि इस ग्रुप में, योगा के ग्रुप में अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया है। मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसके अनुसार अगर आप कार्य करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा, और हर बात यहाँ पे इतने समय में कहा भी नहीं जा सकता, समझा भी नहीं जा सकता, समझाया भी नहीं जा सकता। उसको और विस्तार में समझने के लिए और क्रियान्वित करने के लिए आपको उसकी अगर सहायता लेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। दिनेश जी, 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 तब धन्यवाद तक सर। क्या करते हैं? जी, धन्यवाद सर। और एक तरफ जहाँ आदरणीय भुवनेश्वर राय सर ने बताया कि किस तरह से हम अपनी कृषि क्रियाकलापों को खास करके धान को लेकर के जो बातें आगे बढ़ी हैं, सॉइल ट्रीटमेंट से लेकर के सीड ट्रीटमेंट से लेकर के आगे की दिशा आपने निर्धारित की है, उसी उसी तरह से आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती जी ने कहा है कि हम कैसे अपने कैलेंडर के अनुसार और खासकर जैसे आद्रा नक्षत्र शुरू हो गया है और आगे की खेती करें, और कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने बताया है। और अभी हैंड रेज भी हो रहे हैं, लेकिन इन सभी मिली-जुली बिंदुओं को लेकर के मैं आगे चलता हूँ और हरिद्वार पहुँचता हूँ। आदरणीय हमारे पवन कुमार सर जो नित्य निरंतर परामर्श देते हैं और अपनी टिप्पणी से आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जी, आदरणीय आप अपनी टिप्पणी दीजिएगा, ऐसा अनुरोध है। जी, नमस्कार। धन्यवाद दिनेश जी। आज के हमारे मुख्य वक्ता भुवनेश्वर राय जी और सुजीत जी, आपका साथ मिलकर के जो आज विवेचना हुई है, चर्चा हुई है, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। कुछ चीज़ें मेरे मन में भी प्रश्न हैं ये खेती के बारे में, और विशेषकर जो बात वो है कि जो हमारा जो हमने नक्षत्र की बात कही है वो तो बहुत अच्छा है। उसको मुझे लगता है कि वो वीडियो मैं भी नहीं देख पाया हूँ, लेकिन हमें देखने की ज़रूरत है, और जो भी इस तरह के सुझाव आते हैं उसको समझने की, आत्मसात करने की ज़रूरत है। मेरा प्रश्न आप दोनों से ही है, और वो ये है कि हम पहले के मुकाबले जो हमारी मेड़ होती है, ये प्रश्न आज मेड़ों के ऊपर है, तो हमारी जो मेड़ होती है उसकी पहले के मुकाबले हमने मेड़ को क्या काट करके बहुत छोटा कर दिया है आज के परिप्रेक्ष्य में खेती में, और अगर किया तो उसका कारण क्या रहा और उससे फायदे या नुकसान क्या रहे। और हमें आइडियली अगर हमें खेती-बाड़ी करनी है और उसमें मेड़ को जो हमने देखना है, उसको कितनी हमारी होनी चाहिए, उसकी उपयोगिता क्या है, और उस उपयोगिता के साथ-साथ उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें और करने की आवश्यकता है, क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। विशेषकर अभी इस परिप्रेक्ष्य में जब हम धान की खेती के ऊपर अपने आप को ज़्यादा केंद्रित कर रहे हैं, और उस खेती के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर रहे थे। तो ये पेड़ के ऊपर मेरा एक प्रश्न बहुत दिनों से था, बहुत मन में जिज्ञासा भी थी, और प्रश्न लगातार, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा भी सुना कि हम मेड़ पर हम और भी तरह की फसलों को लगाएँ, और उस तरह से अपने खेतों में विविधीकरण को जो है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, दोनों भी दे सकते हैं। और बाकी जो नक्षत्र के ऊपर आधारित हमारी खेती होनी चाहिए, जिसको कि हम बायोडायनामिक कैलेंडर भी कहते हैं एक तरह से अंग्रेजी में। तो उसके साथ में इसमें कोई
भिन्नता है या दोनों एक ही चीज़ है? यह भी मुझे कुछ ही दूर से पूछना है। जी, आप मेरी धन- धन्यवाद। आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं पहले देना चाहता हूँ। बायोडायनेमिक में नक्षत्र के ऊपर कोई बात नहीं होती है। नक्षत्र के बारे में जो ज्ञान है वो खगोलीय पिंडों के ऊपर भारत में जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने सबसे पहले जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस समझ जो लिया, जो समझा था, वो नक्षत्रों से ही शुरुआत थी। नक्षत्रों के बाद ग्रहों और राशि के बारे में ज्ञान हुआ था। इसलिए नक्षत्र जो है हमारे पंचांग में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसका और एक कारण ये कि 27 नक्षत्र हैं, 30 दिन का चंद्रमास होता है। तो सूर्य मास भी करीब करीब 30 दिन का ही होता है। तो प्रतिदिन नक्षत्र परिवर्तन होता है। तो नक्षत्र जो है वो एक दिन का में एक नक्षत्र होता है, ऐसा हम माने चंद्र के गोचर के लिए। सूर्य के गोचर के लिए जैसे मैंने बताया कि 13 दिन होता है। तो नक्षत्र का महत्व सबसे ज्यादा है। रही बात मेढ़ की, तो मेरा ये समझ है कि मेढ़ की चौड़ाई उतनी होनी चाहिए कि आप उसके ऊपर से चल सके, क्योंकि खेत के चारों तरफ आपको चलने के लिए और उसको देखने के लिए चारों तरफ से मेढ़ पे चलना जरूरी है। और मेढ़ की चौड़ाई उतनी होनी चाहिए कि आप उस पे आसानी से चल सकें। और वो चौड़ाई मेरे अनुमान के हिसाब से 1 फीट चौड़ा अगर मेढ़ है तो वो सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा चौड़ाई की ज़रूरत नहीं है। और उससे कम अगर है तो आप चलेंगे तो वो टूटेगा, और टूटेगा तो जो बाकी नुकसान होते हैं वो होते हैं। बाकी मैं भुवनेश्वर जी से अनुरोध करता हूँ कि वो इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार में बता सकते हैं। धन्यवाद सर। जहां तक मेड़ की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा मेड़ होना चाहिए जिस पर हम चल सकें और खेत के चारों तरफ घूम सकें। लेकिन यदि आप उस मेड़ पर पेड़ लगाना चाहते हैं और कोई इस तरह का पेड़ लगाए हुए हैं, तो उसका फिर चौड़ाई बढ़ जाएगा और उसको थोड़ा सा और चौड़ा कर लेंगे ताकि पौधे का सपोर्ट भी दोनों तरफ से रहे और उस पे आप आराम से चल भी सकें। तो यही मुख्य रूप से मुझे कहना था मेड़ के बारे में। जहां तक आदरणीय पवन सर ने बताया कि पहले की अपेक्षा क्या मेड़ इस समय कट रहे हैं, निश्चित रूप से जहां पे जो किसान अपने मेड़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो एक दूसरे, अगर एक किसान बगल से उन्होंने कुछ काट लिया तो फिर दूसरा किसान भी अपने को काटते काटते, कहीं कहीं ऐसा है कुछ क्षेत्रों में जहां पे मेड़ बिल्कुल नहीं रह गए हैं। और जहां बिल्कुल मेड़ नहीं रह गए हैं उसका नतीजा यह है कि फिर वो किसी तरह से रुपाई कर लेते हैं और फिर पानी जब बरसता है तो उनका फिर तुरंत 1 घंटे पानी बरसने के बाद उनके खेत का जो भी पानी है दूसरे खेतों में जाने लगता है और उनके खेत का जो भी न्यूट्रिशन है वो घुल करके दूसरे खेतों में जाने लगता है, उनको फिर नुकसान होता है। जो लोग इस चीज को समझ गए हैं और जिनके बड़े बड़े प्लाट हैं और जो इसकी गहराई को समझते हैं कि मेड़ कितना महत्वपूर्ण है, वो इसको आज भी बनाए हुए हैं और बना करके इसको रखे हुए हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। धन्यवाद। जी जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर वार्तालाप। जी 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 दिनेश जी, जी जी और एक बिंदु मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। भुवनेश्वर जी ने जो बताया बहुत अच्छा बताया। उसमें जो मिट्टी का बहाव की बात है, किसी भी खेत में कहीं का भी खेत हो जिसमें फसल उगाई जाती है, ऊपर की 4 से 6 इंच की मिट्टी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और उसके बहाव को रोकने का एक ही तरीका है कि आपके मेड़ की चौड़ाई उतनी हो कि पानी बह के बाहर नहीं जाए। जो भी पानी बरसता है या पानी आप देते हैं, वो बह के दूसरे खेत में जाने के बजाय वो उसका निचरा होना जरूरी है, उसका परकोलेशन होना जरूरी है, वो आपके खेत में नीचे जाना चाहिए। तो ये जैविक खेती में होता है। रासायनिक में तो बिल्कुल मालूम है कि क्या होता है।
और जिस वजह से पानी जो है बहना शुरू होता है। थोड़ा सा पानी बरसता है और बहना शुरू होता है, और अगर पतला मेड़ है तो कट जाता है, टूट जाता है और दूसरे खेत में चला जाता है। और उसके साथ आपके जैसे बोला कि न्यूट्रिशन के साथ मिट्टी भी बह के जाती है। न्यूट्रिशन तो पानी में घुल के जाता ही है और साथ में मिट्टी भी बह के जाती है, और ऊपर की जो मिट्टी है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी वही होती है। ये बिंदु में कहना चाह जी रहा था। धन्यवाद। जी जी आदरणीय। और बात जी आदरणीय पवन सर कुछ कहना चाहें जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मेड़ वाली बात मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर बाहर किसने लग गए हैं। मेड़ का महत्व इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि एक तो वो उठी रहे और उसका पर्कुलेशन, उसका पानी का रिसाव खेत के माध्यम से जमीन के अंदर जाए और आपके ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मतलब खेतों अपने सिंचाई के लिए, लेकिन उसमें रिप्लेनिशमेंट जो है उसके अंदर ग्राउंड वाटर का नहीं हो पा रहा है, इसलिए भी इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और इस विषय पर भी हमारे सदस्य चर्चा आपकी खेती का भी मतलब ऐसी जगह पर भी जहाँ पर्याप्त मात्रा में दिखता है या बहुतायत में दिखता है, वहां पर भी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मेड़ का महत्व केवल न्यूट्रिएंट को संभालने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। इसके साथ ही जो मेड़ का महत्व है यह है कि इसके जो कि सब्जी वाली फसलें हैं, जहाँ तक के संभव हो ऐसी फसलें लगे जिससे कि वो अतिरिक्त आय का साधन हो सके। ऐसे मेड़ का महत्व यह भी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि मेड़ पर आप ऐसे जो जीव जंतु हैं जो आपके सॉइल की जो का जो हिस्सा है मैक्रो, उसका हिस्सा बने। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो जीवाणु है आपके जीव है जो दोस्त हैं, उनको एक जगह मिलती है। और वो जगह जब मिलती है तो उनकी जो भूमिका होती है हमारे उत्पादन में, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबके समन्वय से ही आपका उत्पादन अच्छा हो सकता है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि केवल एक ही तरह की फसल लगा करके या एक ही तरह की क्रिया करके हम मिट्टी को पोषित कर सकते हैं और उससे लंबे समय तक, दीर्घकालीन समय तक का उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। इस विषय पर भी हमारे सदन के सदस्य अपनी टिप्पणी, अपने अनुभव और अपने जो उनके ऑब्जर्वेशन है उसको अगर दे देंगे बहुत अच्छा रहेगा। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी जी आदरणीय। ये जो आपने बात रखी है, ये एक नया सब्जेक्ट है अगले समय के लिए। और संभवतः अभी कुछ हैंड रेज भी हो रहे हैं, वहां से भी ये उत्तर आ सके। और जो देखने में मिलता है कि मेड धीरे धीरे सक्रिय होती जा रही है, और जैसे आदरणीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा चलता रहा, जो मेड़ पर पेड़ और पेड़ों के नीचे जो आदरणीय सर ने कहा है कि बीच में बहुत सारी जीव जंतुओं के लिए और अन्य फसलों के लिए भी जो जगह होती थी वो इतनी सक्रिय होती जा रही है कि कहीं बीच में जो पार्टीशन करना पड़े, टीन की चादर आने लगानी पड़ी आने वाले समय में, और ये बड़ी ही कष्टदायी स्थिति होगी। और जैसे कि धीरे-धीरे तापमान बढ़ रहा है खेतों से लेकर के पूरी जगत का, उसके लिए तो मेड़ और मेड़ पर पेड़ और मेड़ की चौड़ाई का होना ज़रूरी है। ये एक बड़ा प्रश्न है और बड़ा विषय है। और आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर का हैंड रेज़ भी है। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया इस जटिल प्रश्न पर क्या होगी? जी ओम, सदन को सादर नमन। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही। आज के मुख्य अतिथि द्वय बड़ी सुंदर बातें बता रहे हैं और आज की योग कक्षा भी अत्यंत वॉल्यूम बढ़ाइए डॉक्टर साहब, आप वॉल्यूम बढ़ाइए। वॉल्यूम बढ़ा। चलिए मैं थोड़ा सा पास से बोलता हूँ। आवाज आ रही है?
आ रही सर जी। जी अब आ रही है। जी जी। थोड़ा सा वो दूर था जी। तो जब हम आज की हमारे जो दोनों मुख्य अतिथि हैं, बहुत सुंदर बातें चर्चा चल रही है और योग शिक्षिका पूजा बहन ने बढ़िया हमें योग कराया, उनका अभिनंदन। मेरे प्रश्न भी थे पर पहले मेड़ की बात कर लें। जो मेड़ की अगर हम चर्चा करते हैं तो वास्तव में जो अभी हमारे मुख्य अतिथियों ने बताया कि हम जो भूमि क्षरण को रोकने के लिए और जल संग्रहण के लिए, दोनों के लिए हम मेड़ का उपयोग करते हैं। ये बहुत मतलब जो हमारे पुराने लोगों ने मेड़ों का जो कॉन्सेप्ट लाया है, तो वो कहीं ना कहीं हम उसको डिमार्केशन के लिए तो उपयोग करते ही हैं कि हमारी भूमि यहाँ से वहां तक है, पर इसमें जो जब हम हमारे पास ज्यादा ढालू वाली भूमि होती है, जैसे हम पहाड़ों की बात करें, तो पहाड़ों में कंटूर करते हैं और छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं और उसका उद्देश्य होता है कि भूमि क्षरण हम कम से कम करें। जहाँ मैदानी भागों की बात करते हैं तो हमारे पास बड़े बड़े खेत होते हैं, पर वहां पर भी पानी का बहाव थोड़ा सा स्लो होता है, तो इसलिए हम वहां पे छोटी मेड़े बनाते हैं। तो ये हमने मतलब हमारे अनुभव से सीखा कि हमें कहाँ किस क्षेत्र में किस तरह की मेड़ों का उपयोग करना है। दूसरा जो पुराना कॉन्सेप्ट था हमारा, जो हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े समझदार थे। उन्होंने क्या है, हमारा जो पूरा सिस्टम था वो वनों पर आश्रित था, मतलब हमारे पेड़ पौधों पर आश्रित था। हम भोजन पकाने के लिए का इस्तेमाल करते थे, तो उनका ये मानना रहता था कि उसके लिए हमें कहीं बाहर न जाना पड़े। जो उनकी मेड़े रहती थी उन्हीं पर से वो अपनी लकड़ियां, अपने संसाधन, कुछ फल के वृक्ष लगाते थे, कुछ जलाऊ लकड़ी लगाते थे, अलग अलग तरह की, हर तरह की लकड़ी। आप अगर एक किसी को जरूरत पड़ जाए, किसी किसान को, कि उसका हल की जो वो डंडी, जिसको डांडी बोलते हैं, वो अगर टूट जाए तो किसी दूसरे के यहाँ नहीं जाता था, वो एक बबूल का पेड़ अपने खेत मेड़ से एक काटता था और बढ़ई को बोलता था कि भैया ये लकड़ी लाया हूँ, इसकी जरा डांडी बना। या उसका हल टूट जाए तो वो तुरंत बोलता था कि ये पेड़, ये मैंने बबूल का, मेरे पास ये लकड़ी है, इसको तू जल्दी से बना के दे, मेरे को अब भी बुआई करनी है। तो वो दिन भर में ठोक ठाक के वो बढ़ई उसको शाम तक रेडी करके दे देता। तो वो बड़ा आत्मनिर्भर था और वो चीजें उसको अपनी आवश्यकता की सारी चीजें, चाहे वो जलाऊ लकड़ी हो, चाहे इमारती लकड़ी हो, चाहे उसकी उपयोग की चीजें हों, या उसके उपभोग के लिए जो फल चाहिए, वो सब उसको वहां से मिल जाते थे। पर चूंकि हमारा जो जनसंख्या का लोड बढ़ा है, तो निश्चित रूप से इसने कहीं ना कहीं हमारी जो व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया है। और इसमें अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, जैसा मैं बालाघाट में हूँ, तो ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक बड़ी वैसी बड़ी अच्छी प्रथा है। यहाँ भी चूंकि पानी का बहाव बहुत तेज होता है और बारिश भी तेज होती है, ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको 8-8 फीट की मेड़ मिल जाएगी। मतलब बड़ी बड़ी मेड़ों का यहाँ प्रचलन है। धान की खेती होती है मुख्यतः, तो आपको चौड़ी चौड़ी मेड़ 4 फीट 5 फीट तो मतलब बहुत आम है। आपको कई जगह 6 फीट 8 फीट भी मेड़ मिल सकती है। तो 3 फीट से लेके 8 फीट तक की मेड़े मिलेगी। यहाँ मेड़ों पर अरहर लगाने का प्रचलन है, तो यहाँ चावल के साथ दाल अपने आप हो जाती है। मतलब जो हमारा न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, तो भोजन उसके साथ मिल जाता है। और पौधे भी अगर आप देखेंगे, ऐसा कोई खेत नहीं मिलेगा जिस खेत पे आपको मेड़ों पर पौधे नहीं मिलेंगे। हम पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जो हमारे जी प्लेन है, वहाँ बहुत कम हमारे पौधे हैं। तो निश्चित रूप से ये मेड़ हमारे लिए फायदेमंद है। पर एक समस्या और आती है, जितनी बड़ी मेड़ होती है वहाँ पे चूहे बहुत होते हैं। हमने मतलब एक व्यवहारिक उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, आप देखेंगे जहां भी चौड़ी मेड़ होगी वहां पे चूहों की संख्या बहुत होगी और वो बहुत नुकसान करते हैं फसलों को। तो कई फायदे हैं, थोड़ी समस्याएं, क्योंकि हमारे दोनों पहलू हैं। दोनों पहलुओं में से हमको चुनना जी है, उनके जी नियंत्रण जी आदरणीय, आपने आपने एक संतुष्टि की तरफ आपने इशारा किया है और बड़ी बात बताई है कि कई जगह ऐसे हैं जहां मेड़ों का दायरा खूब बड़ा है। और मुझे लगता है कि क्योंकि समय संकेत दे रहा है, तो इस हिसाब से लगता है कि ये जो चर्चा है मेड़ पर पेड़ और मेड़ों की स्थिति पर, हम पुनः आपको सुनना चाहेंगे और अन्य सदस्यों को सुनना चाहेंगे। साथ ही आदरणीय गजानन बाजड़ जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी का भी हैंड रेज है, लेकिन अभी समय इजाजत दे रहा है, इसलिए हम आपके सभी के प्रश्न कल सुनेंगे और इसी
विषय को केंद्र मानते हुए कल चर्चा करेंगे, ऐसी मेरी आपसे विनती भी है। और इसी विनती के साथ मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचना चाहता हूं और उनकी टिप्पणी लेकर के आप सभी महानुभावों का अभिवादन धन्यवाद के साथ कल हम मिलें, ऐसा अनुरोध भी करना चाहता हूं। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। और एक आध 2 मिनट का समय है तो गजानन बाजड़ जी और उनका उमाशंकर जी का कोई सवाल होगा थोड़ा बोड़ा तो ले लीजिएगा। फिर समाप्त मेरा कर दें। मेरा प्रश्न रह गया था, मैं प्रश्न छूट गया था, अगर आज्ञा हो तो प्रश्न कर लूं। सर प्रश्न करिएगा और उत्तर के लिए क्या हम कल चलेंगे। जी जी मेरा मेरा प्रश्न ये था कि हम पुराने समय में जब छोटे थे तो हम गांव में ये चर्चा होती थी कि मृग नक्षत्र बोनी के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, और मृग नक्षत्र की मतलब सबसे बेहतरीन बोनी रोहिणी के बाद जैसे ही मृग शुरू होता था तो मृग की बोनी सबसे बढ़िया मानी जाती थी। पर चूंकि हमारा जो जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, हमारा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, हम लगातार हमारी जो बारिश है वो देर से शुरू हो रही। जहाँ पहले जून में हमारी बारिश शुरू हो जाती, मानसून आ जाता था, अब हम जुलाई तक जा रहे हैं। तो इसमें क्या हमारा जो शास्त्र है वो किस तरह की आज्ञा देता है? जी जी, आपके प्रश्न के साथ ही मैं सदन से 10 मिनट का समय कर्ज मांगता हूं ताकि समस्या का समाधान हो। जी आदरणीय चक्रवर्ती सर, आपके लिए प्रश्न है आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर का। डॉक्टर साहब ने जो बताया वो बिल्कुल सही बात है। और नक्षत्र के बारे में जो बताया, मृग नक्षत्र महत्वपूर्ण होता है बुआई के लिए। और धान की बुआई, जो नर्सरी की बुआई जो है वो उसी नक्षत्र में किया जाता है, और आर्द्रा नक्षत्र में उसकी रोपाई का समय होता है। परंतु ये भी सत्य है कि वर्षा ऋतु जो है, मतलब ऋतु परिवर्तन हो रहा है और उसके अनुसार हमको देखना पड़ता है। तो हमको ये अभी पूर्वानुमान लगाना भी आसान है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। तो पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं और काफ़ी पहले लगा सकते हैं। तो उसके अनुसार हमें अपने क्षेत्र के हिसाब से ये देखना समझना ज़रूरी है कि हमारे क्षेत्र में वर्षा ऋतु कैसा रहेगा। ये पूर्वानुमान प्राचीन काल में वैदिक समय में भी लगाया जाता था नक्षत्रों के आधार पर। और उसके लिए ज्येष्ठ माह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष में खासकर किस समय किस दिन कौन से नक्षत्र चंद्र के कौन से नक्षत्र में गोचर के समय कैसा वातावरण है, उसके अनुसार पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उसके ऊपर भी वीडियो है। मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि खरीफ 2024 के शीर्षक से 4 वीडियो की श्रृंखला हमने डाली हुई है, उनको आप देखिए। तो इसमें आपको सारी बातें काफ़ी सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। परंतु ये भी जरूरी है कि हम एक एक नक्षत्र के बारे में समझें। चर्चा को कल हम आगे जैसा दिनेश जी ने बताया इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। मेड़ के ऊपर केवल एक बिंदु मैं कहना चाहता हूँ। मेड़ पर पेड़ का जो महत्व है वो 2 और फायदे उसके हैं। एक तो ये है कि मेड़ पर जब पेड़ आप लगाते तो उसमें पक्षी का आवास होता है, पक्षी रहते हैं, और वो पक्षी जो है हमारे कीट पतंगों को खाते हैं, तो उस समस्या का समाधान होता है उससे। दूसरा ये होता है कि हमारी ज़्यादातर फसलें जो हैं वो पर परागित फसलें होती हैं, जिसमें मधुमक्खी का बहुत बड़ा महत्व है। और पेड़ों पर ही मधुमक्खी का छत्ता लगता है। अब छत्ता नहीं है तो मधुमक्खी नहीं है। ये इसके वजह से भी उत्पादन जो है उसमें कमी आती है। तो ये सारी बातें बहुत हैं। कल हम इसको शुरू से चर्चा पे ही हम रहेंगे। दिनेश जी, जी कल जो है पूरा समय हम प्रश्नोत्तर पर ही रखेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत ही धन्यवाद। सुंदर। कल प्रश्नोत्तरी पर ये चर्चा आगे बढ़ेगी और आदरणीय गजानन बाजड़ जी का हैंडरिज था। तो अभी कुछ समय हमें मिला है, 5 मिनट और मिला है, तो 2 मिनट में आप अपनी बात रखिएगा आदरणीय गजानन सर।
शायद आदरणीय गजानन बाजड़ जी आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं आदरणीय म्यूट है वो, अनम्यूट करना पड़ेगा उनको, तो म्यूट है। अनम्यूट करिएगा आदरणीय गजानन भाऊ जी, और आप तक आवाज पहुंचे। आपसे पहले मैं आदरणीय अस्तित्व तिवारी जी तक आवाज पहुंचाता हूं कि आपका हैंड रेज़ था, आप अपना प्रश्न रखें। अनम्यूट कर लें पहले। और मैं अनुरोध ये भी करना चाहूंगा, क्योंकि अभी आप सभी तक आवाज नहीं पहुंच रही है जिन भी महानुभाव के हैंड रेज़ थे, तो कल हम इन प्रश्नों को लेकर के और प्रश्नोत्तरी करते हैं, और इसी प्रश्नोत्तरी के संदर्भ बिंदु को लिखते हुए मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब तक पहुंचता हूं, और आज की इस चर्चा को संपन्न करने की कृपा कीजिएगा। जी धन्यवाद। सदन को प्रणाम। आज आदरणीय पूजा यादव जी तमिलनाडु से उन्होंने योग कराया, और योग के बाद जो हमारा दूसरे सत्र में जो चर्चा हुई, महत्वपूर्ण चर्चा हुई और विषय पर चर्चा हो रही है, यथार्थ चर्चा हो रही है, और कि हमारे किसानों की बोनी का समय है और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कल ये चर्चा जारी रखेगी, मेड़ का महत्व और बोनी का समय, बोनी में क्या क्या करना चाहिए, जैसे मुझे मूंगफली बोना है उसके साथ हमें क्या कैसे बीज उपचार करना है, खेत कैसा होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा सदन से कि कल इस पर विशेष चर्चा हो। धन्यवाद। और आज के हमारे मुख्य वक्ता द्वय आदरणीय चक्रवर्ती जी और आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, और कुशल संचालक आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय पवन कुमार जी, आप और उपस्थित सदन में सभी सदस्य भाई बहनों को सादर प्रणाम। कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे अपने साथियों के साथ, किसानों के साथ और अपने नए विषय के साथ। जी ओम ओम सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। ओम, धन्यवाद। जी जी ओम, धन्यवाद सभी को।